तो चलो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1827 में एक लॉ दिया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वायर जब चेंज कर रहे थे तो करंट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वायर। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑफ वायर। ठीक है, तो चलो जल्दी देखते हैं कौन था भाई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स कौन था। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका पूरा नाम क्या था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम था जिन्होंने 1827 में इस लॉ को दिया था। क्या था, दिस लॉ स्टेट the potential difference between the terminal of wire is directly proportional to the electric current flowing them in the wire। लेकिन एक कंडीशन क्या थी इनकी कि उन्होंने बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर। कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ठीक है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए भाई, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे आगे टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो इसलिए इन्होंने अपने लॉ में क्या था, इनका नाम है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग देम प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स सेम। टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलो मतलब एक्चुअली क्या था कि उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I के बीच रिलेशन दिया। क्या था रिलेशन इनका, देखते हैं कि V हमने कहा कि मान लो किसी सर्किट में कि क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, V है। लिखते हैं यहां पे इफ पोटेंशियल डिफरेंस across the wire is V and the current flow in the wire is I। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको और सॉल्व करते तो अपने कहा V अपॉन आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या था, एक कांस्टेंट था, उस कांस्टेंट का नाम था R। सिंबल क्या दिया उनको, R, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा एक कांस्टेंट होगा और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो R क्या हमारा, क्या बोलेंगे आपको, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, बात समझ आ गई। तो सिंपल सा लॉ था इनका कि पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो मतलब V अपॉन I का जो रेशियो होगा एक कांस्टेंट होगा, वो किसके बराबर होगा,
रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर और वायर के बराबर होगी। ये बात समझ आ गई। तो यहां से क्या बना, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। चलो अब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता क्या है, ठीक है, हटा दो इसको बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं, आर क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, ऑफ द सर्किट ऑफ वायर, ठीक है। तो हमने कहा जो आर होता था वो रेजिस्टेंस होता था। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का नाम ही क्या है, विच रेजिस्ट, किसको, द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रेजिस्टेंस नाम चलता देता है कि जो रेजिस्ट करेगा द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा, मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई और आर में क्या रिलेशन दिख रहा है, देखो इनवर्स प्रोपोर्शन दिख रहा है कि नहीं। आई जो है वो यहाँ कह सकते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है V अपॉन आई, मतलब करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब कि यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल कर देंगे तो करंट हमारी हाफ हो जाएगी, इसको 4 टाइम कर देंगे तो करंट हमारी 1/4 रह जाएगी सर्किट में। ये बात समझ आ गई। चलो देखते हैं, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बच्चों ओम से डिनोट करते हैं, किससे, ओम से। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम ये इसको एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम इसको लेते हैं, ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है बेटा, एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, कितनी, ओम होती है। अच्छा फॉर्मूले से देखा जाए तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी, वोल्ट पर एम्पियर, क्या आएगा, वोल्ट पर एम्पियर। दूसरी यूनिट इसकी क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर। तो 2 यूनिट होती है एसआई यूनिट, जो कि नॉर्मली हम लोग क्या यूज करेंगे, ओम्स के यूज करेंगे, ठीक है, ओम्स, ठीक है। इसको ग्रीक लेटर से सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, ओम। ये बात समझ आ गई। चलो अब हम लोग देखते हैं जरा इनके एक्सपेरिमेंट को, ओम्स एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने क्या कहा, एक डायग्राम बनाते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं V वर्सेस I के बीच में, V वर्सेस I के बीच में, ठीक है। हटा दो इसको। चलो तो हम उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट था, ठीक है, हम एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं V वर्सेस I के बीच में। तो हमें यहाँ पे ले लिया V और यहाँ पे ले लिया हमने करंट को, ठीक है, करंट को, पोटेंशियल को किस वोल्ट में लेंगे इसकी यूनिट, और इसकी करंट की एम्पियर में लेंगे, एम्पियर में लेंगे। उन्होंने क्या देखा, जैसे किसी वायर के क्रॉस पोटेंशियल उन्होंने मान लिया, एक हम रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, मान लिया कि 0.4 वोल्ट लिया, तो देखा कि उसके अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही थी, 0.01 लेट 0.01 एम्पियर करंट फ्लो कर रही थी, ठीक है। अच्छा उन्होंने रेजिस्टेंस डबल कर दिया, तो क्या देखा, द अमाउंट ऑफ करंट भी तो पहले की क्या होगी, डबल होगी। इन्होंने ट्रिपल कर दिया 1.2 कर दिया, ठीक है, इनिशियल क्या, तो हमारी करंट भी क्या होगी, पहले की 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, इनिशियल का 3 टाइम्स हो गया। उन्होंने फिर क्या किया, और इसको 4 टाइम कर दिया, 6, 1.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अक्रॉस दबाया, तो देखा हमारा करंट भी कितना बढ़ के 0.04 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो देखा जाए, हमने y एक्सिस होता है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस के अराउंड उन्होंने क्या लिया, करंट लिया और y एक्सिस के अराउंड उन्होंने पोटेंशियल लिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो चलो हमने कहा इसको y एक्सिस को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसके डिफरेंस में 0.4 लेट 0.4 इज दिस 0.4, ये हमारा हो गया 0.8 को डिनोट कर रहा है, ये हमारा हो गया 1.2 को, और ये हमारा हो गया 1.6 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
और करंट किस में लेंगे, एम्पियर। ठीक है, अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग 0.4 के करस्पॉन्डिंग उन्होंने करंट क्या देखा कि 0.01 एम्पियर करंट फ्लो करा। ठीक है, जब रजिस्टर सॉरी पोटेंशियल को डबल किया तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो करंट है, अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो गया, डबल हो गया। ट्रिपल किया तो अमाउंट ऑफ करंट भी क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। और जब 4 टाइम किया तो अमाउंट ऑफ करंट भी इनिशियल का 4 टाइम हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो हमें इसकी करस्पॉन्डिंग ग्राफ कितने प्लॉट करते हैं, जब हमने कहा इसको लाइन को इस लाइन के क्रॉस मिला है तो यहाँ पे आया। ठीक है, द सेम वे ग्राफिकल क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है वो, ठीक है ना, तो वो दे देगा, बोलेगा वो वैल्यू दे देगा कुछ इस तरह की और पूछेगा कि आप ग्राफ प्लॉट करिए V वर्सेस I के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने क्या किया, तो हमने कहा कि y एक्सिस से पोटेंशियल की तरफ x एक्सिस की तरफ मिलाते हैं, तो ये लाइन आके क्रॉस कर रही है, देखो ध्यान से, ये जहां पे ज्वाइन करेगी वहां पे छोड़ते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, लास्ट में ये देखो, ठीक है। तो इस लाइन की कोई मतलब नहीं होता, स्केलिंग करेंगे तो इस लाइन का कोई मतलब है, हमको उस पॉइंट पे जहां पे दोनों एक्सिस आपस में मिल रहे थे उसकी जरूरत है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, मैंने सारा हटा दिया। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने का ये तरीका। ठीक है, इसके बाद क्या किया, मैंने ओरिजिन से सारे ग्राफ को मैच करा दिया। ठीक है, सारे पॉइंट को मैच करा दिया। ये देखो, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला कि नहीं बच्चों, देखो ध्यान से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। ठीक है, तो V वर्सेस I का ग्राफ इस तरह प्लॉट किया जाता है। ये तरीका आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन इस पे भी आ चुके हैं कि वो आपको कुछ वोल्टेज देगा, उसके करस्पॉन्डिंग करंट दे देगा, सर्किट पे कितना फ्लो करिए, और पूछेगा भी आप ग्राफिकली इसको प्लॉट करके दिखाइए, ग्राफ बनाइए उसका। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा मिला हमको, ग्राफ कैसा भाई, ये ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको यहां से मिल गया बच्चों, बात समझ आ गई। ठीक है, तो इसको भी आना चाहिए सीधा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रेजिस्टेंस, तो इसको हटा दूं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था रेजिस्टेंस, उसको सिंबल क्या था, आर था, और जिसकी यूनिट क्या थी, ओम थी, जिसे ग्रीक लेटर ओम से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो क्या होता है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, जो कि रजिस्ट करता है उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है। ठीक है, समझ आया। चलो, तो ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं। ठीक है, तो चलो अच्छा बच्चों देखो, फार्मूला बन के क्या आया था, आर इक्वल टू क्या बना था, V अपॉन आई। ठीक है, क्या बना था, V अपॉन आई। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बना था, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कि किसी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across wire is 1 volt, ठीक है, and the current through it is 1 ampere। ठीक है, हमने क्या बोला, if the potential difference across the wire is 1 volt and the current through it is 1 ampere and the current through it is 1 ampere, तो क्या करेंगे यहाँ पे रखो वैल्यू, तो R इक्वल टू क्या बन गया है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दैट इज 1 ओम। क्या आ गया भाई, 1 ओम आ गया। तो यहां से हम 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या लिखा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इधर लिख देता हूं, विल बी 1 ओम।
ठीक है बच्चों, बात समझ आएगी। तो 1 ओम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? If the potential difference across the wire is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor will be 1 ohm. 1 ohm का resistance होगा। ये बात समझ आ गई? तो चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसपे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना था, देखा गया। क्या देखा गया? जब लेंथ ऑफ द वायर को हम चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। इट मीन क्या देखा गया कि जैसे लेंथ ऑफ द वायर हमने डबल कर दिया, लेंथ ऑफ द वायर डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। हमने लेंथ ऑफ द वायर को 4 टाइम किया तो रेजिस्टेंस भी हमारा 4 टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, सेकेंड क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कंडक्टर या वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था। कैसे? व्हेन द एरिया बिकम्स डबल द रेजिस्टेंस बिकम हाफ। इसका मतलब समझ में आया कि हम एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर डबल कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जा रहा है। हम 4 टाइम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेकंड क्या बना? फैक्टर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या लिखेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल। क्या हुआ? अलग अलग मटेरियल से बने हुए वायर से जब टेस्ट किया गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आई। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक कंडक्टर या मेटेलिक वायर के लिए रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट था, लेकिन जैसे ही मटेरियल ऑफ द वायर चेंज किया हमने कॉपर से सिल्वर में, सिल्वर से एल्युमिनियम वायर में लिए तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था। तो बात समझ में? तो 3 फैक्टर मेजर हमको क्या मिले एक्सपेरिमेंट में कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, and it also depend upon the nature of material of conductor, कि वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, लिख लें 1 by 1। चलो लिखते हैं। तो लिखे क्या? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to length of wire। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। क्या देखा गया? फर्स्ट फैक्टर कि लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या वायर सेम चीज है। कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to area of cross section, area of cross section of conductor or wire। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये देखा गया। थर्ड पॉइंट क्या था? इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल, नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मटेरियल का मतलब बच्चों बताया कि हो सकता है वो वायर हमारी एल्युमिनियम की हो सकता है वो कॉपर वायर हो सकता है वो सिल्वर वायर हो। तो हम ये मटेरियल चेंज कर देंगे वायर का तो रेजिस्टेंस भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो इन दो से देखते हैं डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस की। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, एंड सेकेंड क्या बोला? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो क्या देखा कि जो R आया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दिख रहा है बच्चों? ये डायरेक्टली इनवर्सली तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A कर सकता हूं इसको। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं उसको? रो बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इसको रो RHO बोलते हैं, रो होता है जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? नीचे लिखते हैं रो क्या है? इट इज द स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? रजिस्टिविटी। इसको रजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा फार्मूले में? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, क्या उसको रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर बोला जाता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो थर्ड फैक्टर था, ठीक है, हो गया। तो यहाँ जो थर्ड फैक्टर था नेचर ऑफ मटेरियल, एक्चुअल में नेचर ऑफ मटेरियल ही डिसाइड करता है रो को। ठीक है, ठीक है, रो हमारा हर मटेरियल के लिए रो की वैल्यू या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में रो का भी टर्म आया, जब हम मटेरियल चेंज करेंगे रो चेंज होगा, रो चेंज होगा तो आर भी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये तीन फैक्टर होते हैं जिस पर आपका कंडक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी हम भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उसके बारे में बताते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं इससे बेस्ड।